बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। हम पढ़ रहे थे अधिकार, और अधिकार में आज हमारे पढ़ने का विषय है अधिकार संबंधी विभिन्न सिद्धांत। जब हम अधिकारों से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की बात करते हैं तो ये सिद्धांत इस आधार पर अस्तित्व में आए कि अधिकार कैसे अस्तित्व में आए, अधिकार क्यों बने और अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। इस आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विभिन्न सिद्धांतों का निरूपण किया। अधिकारों से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत वर्तमान में प्रचलित हैं, उन सिद्धांतों में अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत और अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत प्रमुख हैं। हम एक एक करके अधिकार विषयक इन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं अधिकार विषयक प्राकृतिक सिद्धांत की। जैसा कि नाम से पता चलता है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, अधिकार स्वाभाविक है, मनुष्य के स्वभाव के साथ ही अधिकार जुड़े हुए हैं। आशीर्वादम जैसे विचारक तो ये मानते हैं कि अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग, और इसलिए वो ये कहते हैं कि इसकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध होते हैं, ऐसा आशीर्वादम मानते हैं। जब लोकमान्य तिलक ये कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो वहां पर भी कहीं न कहीं अधिकारों के प्राकृतिक होने की बात हमें दिखाई देती है, और इस आधार पर अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत स्पष्ट होता है। लॉक जब 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट में अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख करता है और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, तो वह भी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का ही समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। या हम यूं कहें कि रूसो जब ये कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो ये भी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की ही बात है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से प्राकृतिक सिद्धांत की व्याख्या की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, और दूसरे लोग ये मानते हैं कि अधिकार स्वाभाविक है, मनुष्य के स्वभाव जनित है और स्वभाव प्रकृति है और इसलिए ये प्राकृतिक है। दोनों ही आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत मनुष्य के मूल अधिकारों के रूप में, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो जरूरी अधिकार है, उन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्पष्ट करता है। हम जब अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की विशेषताओं को देखें तो ये सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, ये सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार स्वाभाविक है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्म सिद्ध है यानी जन्मजात है, और अधिकार निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध है। निरपेक्ष का मतलब अधिकारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, किसी प्रकार का इफ बट नहीं होगा, यानी किसी प्रकार की मर्यादाएं, किसी प्रकार का अंकुश अधिकारों पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसा प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक मानते हैं। ये मानते हैं कि राज्य द्वारा अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं, कुछ नाम मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि लोकमान्य तिलक, लॉक, इसी तरह से हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वोल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैक स्टोन आदि, ये वो विचारक हैं जो कि अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब इस सिद्धांत का प्रभाव क्या हुआ? जब ये सिद्धांत विकसित हुआ, और तो इसका प्रभाव एक तो फ्रांस और अमेरिका की क्रांति का यह सिद्धांत प्रेरक तत्व रहा है, और दूसरा वर्तमान समय में जो भोजन
वस्त्र, निवास और आजीविका को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में जो मान्यता मिल रही है वह भी इसी सिद्धांत की देन है। पर यह सिद्धांत आलोचनाओं से परे नहीं है। बहुत से बिंदु हैं जिनके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। एक तो प्राकृतिक शब्द अपने आप में स्पष्ट है, भ्रामक है। हम प्राकृतिक किसे कहें? जिसे इंसान ने नहीं बनाया वो प्राकृतिक है, या ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो प्रकृति है, या मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्रकृति है। बहुत से अर्थ प्रकृति शब्द के हैं और इस आधार पर आलोचक आलोचना करते हैं कि प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है वह जिस शब्द पर आधारित है वह शब्द ही अपने आप में स्पष्ट है, इसलिए ठीक नहीं है। एक आलोचना इसलिए होती है कि प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर विद्वान एक मत नहीं है और अधिकारों की निरपेक्षता की जो बात यह सिद्धांत करता है वह उचित नहीं है। उसके आधार पर स्वच्छंदता हो जाएगी, उसके आधार पर अव्यवस्था हो जाएगी, राज्य में व्यवस्था नहीं रह पाएगी, इसलिए भी आलोचना होती है। आलोचना इसलिए भी होती है कि यह पारस्परिक अंतर विरोधों से घिरा हुआ है। यदि हम अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार कर लें तो स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती, तो इस आधार पर भी आलोचना होती है। आलोचना इसलिए भी होती है कि यह सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, जबकि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। यह स्वयं सिद्ध हो गया है कि राज्य विकसित है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है। आलोचना का एक बिंदु यह भी है कि सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकार नहीं होते, और ये प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है जब समाज नहीं था, और उस अवस्था में भी अधिकारों की बात करता है ये सिद्धांत। इसलिए आलोचना होती है कि बिना समाज के अधिकार हो नहीं सकते, बिना राज्य के अधिकार हो नहीं सकते, जबकि ये बिना राज्य और बिना समाज के अधिकारों की बात करता है, इसलिए इसकी आलोचना होती है। कितनी ही आलोचना की जाए, इस सिद्धांत का इतना तो अवश्य महत्व है कि यह उन अधिकारों की बात करता है जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक है। साथ ही यदि हम प्रकृति शब्द का स्वाभाविकता से अर्थ लगाएं तो भी इस सिद्धांत का महत्व है कि अधिकार मनुष्य के स्वभाव में निहित होते हैं, तो इस आधार पर भी इस सिद्धांत का महत्व बना हुआ है। तो आज हमने अधिकार विषयक अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को विस्तार से समझा। अगले अंक में हम अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे।